दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। मोदी शाह की जोड़ी ने सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस को ही क्यों चुना, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लगभग 10 दिन हो चुके हैं। आज 5:30 बजे शाम को देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। आखिरकार बीजेपी के आला कमान ने यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने देवेंद्र फडणवीस को ही महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर क्यों चुना? क्या बीजेपी के महाराष्ट्र बीजेपी के बाकी नेता इसके लिए पात्र नहीं थे? क्या कोई और चेहरा उस नए चेहरे को अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने एक मौका क्यों नहीं दिया? जिस प्रकार राजस्थान और मध्य प्रदेश में नए चेहरे को एक मौका दे दिया गया, क्या उसी प्रकार का मौका महाराष्ट्र में दिया जाता तो क्या होता? यानी एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद के लिए मोदी शाह की जोड़ी ने क्यों चुना, इस पर बारीकी से आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस क्लीन इमेज वाले नेता है। 2014 से लेकर 2019 तक उनको सरकार चलाने का पूरे 5 साल का अनुभव है। अपने 5 साल के कार्यकाल में उन पर कोई भी करप्शन का दाग या बाकी आरोप उन पर नहीं लगे हैं। यानी एक तरीके से विश्वसनीय नेता की छवि, क्लीन नेता की छवि के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने अपने आप को तैयार किया। देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चहीते हैं। देवेंद्र फडणवीस नागपुर से आते हैं। नागपुर आरएसएस का गढ़ माना जाता है। देवेंद्र फडणवीस जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक और बीजेपी के कार्यकर्ता भी है। बीजेपी की आरएसएस की विचारधारा और आरएसएस की जो सीख है उसका अच्छी तरह से अपने जीवन में पालन करने का काम देवेंद्र फडणवीस करते हैं। इसके कारण देवेंद्र फडणवीस आरएसएस के प्रिय है। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए विधानसभा चुनाव में आरएसएस सक्रिय हुआ था। यानी जो आरएसएस लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में सक्रिय नहीं दिखा, वो विधानसभा चुनाव में सक्रिय दिखा और आरएसएस को सक्रिय कराने में देवेंद्र फडणवीस की भूमिका महत्वपूर्ण रही। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं में देवेंद्र फडणवीस के लिए एक अच्छी खासी पसंद है या देवेंद्र फडणवीस को एक स्वीकृति है। महाराष्ट्र के बीजेपी के ज्यादातर कार्यकर्ता और नेता देवेंद्र फडणवीस को ही अपना नेता मानते हैं और देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बने, यही उनकी मांग थी। 2022 में जब बीजेपी के आला कमान ने यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने देवेंद्र फडणवीस के बजाय जब एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री पद दिया, तब बीजेपी के महाराष्ट्र के कार्यकर्ता नाराज दिखाई दिए। उन्होंने अपनी नाराजगी भी जताई। बीजेपी के निष्ठावान नेताओं ने भी अपनी नाराजगी जताई
और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी अपनी नाराजगी जताई। महायुति को प्रचंड बहुमत मिला है और बीजेपी को 132 सीटें मिली है। यानी एक तरीके से मुख्यमंत्री पद पर बीजेपी का एक स्टैंड या बीजेपी का हक बनता है। और बीजेपी के सर्वमान्य नेता के तौर पर यानी कार्यकर्ताओं में और बीजेपी के महाराष्ट्र में बीजेपी के जितने भी कद्दावर नेता है उन सभी नेताओं में सक्षमता की दृष्टि से, राजनीतिक समझ बूझ की दृष्टि से, विद्वत्ता की दृष्टि से और कार्यक्षमता की दृष्टि से और कर्तव्य पालन की दृष्टि से देवेंद्र फडणवीस सबसे बेहतर नेता माने जाते हैं। उन्होंने अपने आप को साबित किया है, हर संकट की घड़ी से बीजेपी को निकाला है। इसके कारण देवेंद्र फडणवीस की राजनीतिक चतुराई, उनकी सूझबूझ और महाराष्ट्र को समझने की उनकी जो कला है उसके कारण देवेंद्र फडणवीस कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय है। गठबंधन सरकार चलाने का अच्छा खासा अनुभव देवेंद्र फडणवीस जी ने 2014 से लेकर 2019 तक बीजेपी शिवसेना की गठबंधन की सरकार चलाई और पिछले 2.5 साल में उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार करते हुए एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महायुति सरकार ने अच्छा खासा रोल निभाया। यानी एकनाथ शिंदे जी की जो 2.5 साल अच्छी तरह से सरकार चली उसमें देवेंद्र फडणवीस जी का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। यानी एकनाथ शिंदे जी को, यानी देवेंद्र फडणवीस जी को एकनाथ शिंदे जी से और अजित पवार जी के साथ काम करने का अच्छा खासा अनुभव है इन दो नेताओं के साथ। और अपने पार्टी का हित किस प्रकार आगे रखकर अपने पार्टी के हितों को, अपने कार्यकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए कैसे निर्णय लिए जाए इस गठबंधन सरकार में, इसके लिए देवेंद्र फडणवीस जी ने हमेशा प्राथमिकता दी है। बीजेपी का जो राजनीतिक एजेंडा है या जो आरएसएस का जो राजनीतिक एजेंडा है उसे अच्छी तरह से आगे बढ़ाने में देवेंद्र फडणवीस जी ने काम किया है। विपक्ष के जो कद्दावर नेता है, शरद पवार जी हो या उद्धव ठाकरे हो, इन दो नेताओं से सीधे टकराने का या इन नेताओं से सीधे भिड़ने का या इनसे संघर्ष करने का एक हिम्मत देवेंद्र फडणवीस जी के पास है और अपने पार्टी के हित के लिए बड़े फैसले लेने में देवेंद्र फडणवीस कतराते नहीं। इसके कारण भी देवेंद्र फडणवीस को ही नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री पद के लिए प्राथमिकता दी। इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी का जो संगठन मजबूत हुआ है और बीजेपी का जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, अगर उसे राजस्थान और मध्य प्रदेश के तौर पर, यानी जिस प्रकार मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बीजेपी 50% के आसपास वोट पाती है या उसके ऊपर भी वोट पाती है, अगर वैसी स्थिति में महाराष्ट्र में बीजेपी को लाना है तो वो काम एक ही नेता कर सकता है। उस नेता का नाम देवेंद्र फडणवीस है। ये बीजेपी के आलाकमान को भी पता है। इसके कारण ही नरेंद्र मोदी जी ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना है। महाराष्ट्र की जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां है और महाराष्ट्र का जो राजनीतिक कल्चर है या जो सामाजिक कल्चर है और महाराष्ट्र का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर अच्छा खासा कंट्रोल देवेंद्र फडणवीस का है और उनकी राजनीतिक सूझबूझ, राजनीतिक चतुराई के कारण भी उनको
मुख्यमंत्री पद के लिए एक तरीके से चुना गया है। और देवेंद्र फडणवीस इस वक्त महायुति के एक तरीके से मुख्य चेहरा है। यानी भले जीत एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में मिली हो, मगर जो स्ट्रेटेजी महायुति ने बनाई उसको जमीन पर लागू करने का काम देवेंद्र फडणवीस जी ने किया। किस नेता को विधानसभा की उम्मीदवारी देनी चाहिए, जो नाराज नेता है उनकी नाराजगी दूर करने का प्रयास हो, या कार्यकर्ताओं में लोकसभा चुनाव में जो हार मिली उसके कारण बीजेपी के ज्यादातर कार्यकर्ता नाराज थे, उनमें आत्मविश्वास की कमी नजर आ रही थी। उन कार्यकर्ताओं को सक्रिय कराने में, उनमें जोश पैदा करने में देवेंद्र फडणवीस जी ने महत्वपूर्ण रोल निभाया, उनको एक कार्यक्रम दिया। इसके कारण बीजेपी का कार्यकर्ता एनर्जेटिक हुआ और जागरूक होकर उसने जमीन पर जीतने के लिए काम किया। और आरएसएस जिस पर सक्रियता से इस चुनाव में उतरा वो देवेंद्र फडणवीस जी के कारण ही उतरा। यानी देवेंद्र फडणवीस आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में बीजेपी को 100% बीजेपी के एजेंडे को लागू कर सकते हैं। अमित शाह जी ने कहा है कि 2029 में बीजेपी की बहुमत की सरकार, अकेले बहुमत की सरकार महाराष्ट्र में बननी चाहिए, और इस एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम देवेंद्र फडणवीस अच्छी तरह से कर सकते हैं। यानी देवेंद्र फडणवीस की बहुउपयोगिता को देखते हुए और आप नरेंद्र मोदी जी के चहीते होने के कारण भी उनको ही नरेंद्र मोदी जी ने प्रेफरेंस दिया है। यानी देवेंद्र फडणवीस जी की बहुउपयोगिता को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने उनको मुख्यमंत्री पद के लिए चुना है और सीएम पद की जिम्मेदारी दी है। यानी एक तरीके से महायुति की सरकार ये देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार मानी जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार गठबंधन की सरकार होने के बावजूद भी 2014 से लेकर 2019 तक देवेंद्र फडणवीस जी ने सरकार चलाई, वो बीजेपी की सरकार या देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार मानी जाती थी। उस सरकार को देवेंद्र फडणवीस जी ने अपनी पहचान दी। उसी प्रकार से ये महायुति की सरकार में एकनाथ शिंदे और अजित पवार जैसे कद्दावर नेता होते हुए भी देवेंद्र फडणवीस बड़ी प्रभावशाली से या प्रभाव से सरकार को चला सकते हैं। वो राजनीतिक ताकत उनमें है या राजनीतिक चतुराई उनमें है, और अपने पार्टी के हित को, कार्यकर्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए वो डिसीजन ले सकते हैं। यानी एक तरीके से मुख्यमंत्री के तौर पर सभी पावर उनके पास होंगे, और निर्णय लेते वक्त महाराष्ट्र का हित तो देखेंगे ही, लेकिन उनके पार्टी को कैसे बढ़ाया जाए, कार्यकर्ताओं को कैसे ताकत दी जाए, पार्टी के विधायकों को ताकत कैसे दी जाए, और पार्टी की लोकप्रियता कैसे बढ़े, इसके लिए देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा बेहतर विकल्प महाराष्ट्र में बीजेपी के पास कोई नहीं था। क्योंकि अगर किसी अन्य नेता को सीएम पद दिया जाता तो उस नेता को सीखने के लिए 6 महीने या साल भी निकल जाता, उसमें बीजेपी का नुकसान होता, परसेप्शन बिगड़ जाता। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी को तीसरी बार चुनकर नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा दांव खेला है। यानी एक तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी की मजबूती के लिए नरेंद्र मोदी जी ने देवेंद्र फडणवीस जी को चुना है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।